हेलो फ्रेंड्स, ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में भी आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो मौर्य वंश पर रहेगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या जाना वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा पाषाण काल। पाषाण काल में भी हमने देखा जो मध्य प्रदेश से कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं पाषाण काल से संबंधित, वो हमने यहाँ पर देखे, जिनमें प्रमुख थे नबदा टोली या फिर काय था। इस प्रकार जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से भी संबंधित थे। और जो पाषाण काल में जो प्रमुख स्थल थे वो थे आदमगढ़ और भीमबेटका। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद देखी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के बारे में जाना। उसके बाद वैदिक संस्कृति हमने इसके बाद इसलिए उठाई क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिले गए हैं, इसलिए हम लोगों ने वैदिक संस्कृति के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा महाजनपदकालीन मध्य प्रदेश के बारे में। महाजनपदकालीन में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, जिसमें हमने देखा था 2 महाजनपद थे मध्य प्रदेश में उस समय, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वो महाजनपद कौन कौन से थे? अवंती एंड चेदी। ठीक है, अवंती और चेदी। तो हमने कौन सा देखा था इसके बाद? महाजनपद काल। और आज हमें पढ़ना है मौर्य वंश। क्या पढ़ना है? मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। कौन सा वंश? नंद वंश। ठीक है, नंद वंश, जिसका पूरा समय था यानी कालक्रम कितना था? 364 से 324 ईसा पूर्व या फिर बीसी के लगभग। जिसका पूरा समय कितना था? 364 से 320 के या 324 बीसी के लगभग था। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद था। और इसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? नंद वंश पड़ा था। ठीक है, तो ये देखा हमने इसके बारे में। ठीक है, और इसी वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन सा शासक हुआ? घनानंद। ये वही घनानंद था जिसने चाणक्य का अपमान किया था। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भी एक प्रकार से योगदान ही दिया है। वो कैसा योगदान दिया है आप खुद ही देखेंगे। घनानंद जो कि एक कहा जाए तो एक घमंडी प्रवृत्ति का शासक था। इसके दरबार में एक पुरोहित थे चाणक्य, या फिर जिसको बोलेंगे विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त का इसने अपमान किया था पूरे दरबार के सामने। ठीक है, तभी चाणक्य या विष्णुगुप्त ने एक प्रतिज्ञा ली थी और अपने केश खोल लिए थे। ये केश बांध कर रखते थे और कहा था कि अगर जब तक मैं इस वंश का पूरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगा। ठीक है, फिर वहाँ से वो चले गए थे और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, पूरी राजनीतिक शिक्षा दी, पूरा एक योद्धा बनाया। अच्छा, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था। इस प्रकार से कहा जाए कि इसने एक मौर्य वंश की स्थापना के लिए एक योगदान दिया था। ठीक है, किसने दिया था? घनानंद ने। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका जो कालक्रम कितना था? 324 से 187 ईसा पूर्व के लगभग। कितना कालक्रम था? 324 से 187 ईसा पूर्व के लगभग पूरा इसका समय था। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था, अभी मैंने बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था इसका संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। और फ्रेंड्स, हमारी ये क्लासेस जो हैं क्रैश कोर्स के लिए हैं और इसमें और अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं इतना कम इसमें क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही हमको इसमें पढ़ना है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे
तो उसमें हम पूरा भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे, पूरे राजवंश के बारे में जानेंगे, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब चीज़ें देखेंगे, उनका सांस्कृतिक पाठ देखेंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे भारत के इतिहास में। अभी हमको देखना है केवल और केवल मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो अभी हम मध्य प्रदेश से संबंधित फैक्ट ही समझेंगे। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 महीने में हमको ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने देखा इसका संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य क्यों कहलाया, क्योंकि इसकी माता एक मौर्य थी। इसकी माता कौन थी, एक मौर्य थी। और इसको प्रशिक्षित किसने किया, चाणक्य ने। किसने किया, चाणक्य ने। तो इसका गुरु कौन था, चाणक्य था। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था बहुत ही शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली शासक कहलाया, क्योंकि इसने कहा जाता है पूरे उत्तर भारत में इसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। पूरे उत्तर भारत में इसने अपना पूरे साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है उत्तराधिकारी बिंदुसार। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इसी का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, तो बिंदुसार के समय ही क्या हुआ, तत्कालीन 2 राजधानियां थी, एक थी अवंती और दूसरी थी तक्षशिला। कौन कौन, राजधानियां कौन सी, तक्षशिला, और दूसरी कौन सी थी, अवंती। अवंती। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ के कुछ लोगों ने या फिर वहाँ की जो जनता थी वहाँ यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया था, दोनों जगह विद्रोह कर दिया था। ठीक है, फिर बिंदुसार ने, इसका पुत्र था अशोक, अशोक को अवंती का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। यह अवंती कौन सा क्षेत्र है, हमारा उज्जैन का क्षेत्र जो है वो अवंती है, और इसके बारे में हमने कल देखा था, एक महाजनपद था। ठीक है, और ठीक है, तो अशोक यहाँ पर विद्रोह दबाने के लिए आया, लेकिन खास बात क्या है, इसने कोई युद्ध नहीं किया, इसने बस शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, कोई इसने युद्ध नहीं किया था, और शांतिपूर्वक तरीके से अशोक ने क्या किया, विद्रोह दबाया शांतिपूर्वक। और फिर यहीं से, और ये यहाँ का राज्यपाल या फिर जिसको बोलेंगे प्रांतपति बन गया था। कौन बन गया, अशोक। ठीक है, और फिर ये रहा था यहाँ पर 11 वर्षों तक अशोक यहाँ का प्रांतपति रहा। ठीक है, कितने वर्षों तक रहा था, 11 वर्षों तक। तो इस प्रकार अशोक यहाँ पर प्रांतपति बन जाता है अवंती। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इस उत्तराधिकारी कौन बनता है, अशोक, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा शासक सिद्ध हुआ आगे, और इसमें शासक बनने के पूरे गुण थे इसमें। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना, अशोक बना। ठीक है, कौन बना था, अशोक। अंगला मौर्य सम्राट कौन बना, अशोक बना। और इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, 2 लघु शिलालेख हैं अशोक के, एक है गुर्जरा और दूसरा है नाथ। ठीक है, गुर्जरा कहाँ पर है, दतिया में, और यहीं से ये शिलालेख मिला था। ठीक है, दतिया से। और इसमें अशोक का एक अन्य नाम भी दिया गया है, वह नाम कौन सा है, देवनाम प्रिय। गुर्जरा शिलालेख से किससे मिला है, गुर्जरा लघु शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख, गुर्जरा लघु शिलालेख से अशोक का नाम देवनाम प्रिय भी मिला है। और इन्हीं दोनों शिलालेख से जानकारी मिली है कि अशोक ने मध्य प्रदेश में भी शासन किया था। ठीक है, अब उसके बाद एक महावंश ग्रंथ है जिसमें कहा गया है अशोक ने विदिशा के एक शक व्यापारी थे या व्यवसायी, कौन थे, शक वंश के व्यवसायी थे, जिनकी पुत्री थी कुमार देवी। तो अशोक ने उससे विवाह किया था। किससे विवाह किया, कुमार देवी से।
कुमार देवी से अशोक ने विवाह किया। इस प्रकार विदिशा क्या था, अशोक की ससुराल बन गई। ठीक है, तो अशोक का विवाह भी हो गया। किससे हो गया था, कुमार देवी से। अब आगे चल के हम देखते हैं अशोक का बौद्ध धर्म की ओर काफ़ी झुकाव हो जाता है, बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानता है। और उसने कहा जाता है उसने क्या किया था, तथाकथित बौद्ध, या फिर कहेंगे जब बौद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे तो उनके शिष्यों ने क्या किया था, उनकी अस्थियों को किसी पात्र में, कलश में रख के 8 जगह रख दिया था। 8 स्थानों पर वो अस्थियों को रख दी थी। कितनी, 8 स्थानों पर बौद्ध के शिष्यों ने। ठीक है, अशोक ने क्या किया, आगे चल के वही अस्थियों को निकलवा कर 7 स्थानों की अस्थियों को निकलवाया, 7 स्थानों की वो पात्रों को निकलवाया। और उसमें जो भी धातु थी और अस्थियां थी उनसे 84,000 स्थानों पर अलग अलग जगह बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। इस प्रकार उसने कितने स्तूपों का निर्माण कराया, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, स्तूप बनवाए अशोक द्वारा। ठीक है, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। ठीक है, और जैसे कसराबाद, महिष्मति, देवकुठार, उज्जैन, सांची, सतधारा आदि स्थानों से भी मौर्यकालीन स्तूप मिले गए हैं, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं इनके बारे में, जो कि क्या बताते हैं, मैंने अभी बताया है, जो क्या बताते हैं, बौद्ध धर्म के प्रति अशोक का झुकाव। एक व्यक्तिगत तौर पर अशोक बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। ठीक है, फिर देखेंगे अशोक ने क्या किया था, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कि मालवा अंचल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये अपना मध्य प्रदेश है, इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा अंचल में एक महादेव स्थविर थे, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इन्होंने भेजा था। ठीक है, तो ये हमने देखी कुछ मौर्य वंश के बारे में जानकारी देखी, मध्य प्रदेश से संबंधित। अब देखते हैं हम मौर्य वंश के स्तूप।